एक लहर आई गायब हो जाने की पूरी दुनिया में, और इंसानियत का एक हिस्सा अचानक किसी अनजान दुनिया में पहुंच गया। एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स थे। डर के मारे घबराकर लोग एक एक करके मरते चले गए। भागने की कोशिश में जिंदा रहने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा, मजबूत बनना पड़ा और मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा होना पड़ा। इन्हीं सर्वाइवर्स में एक था कांग हांसू, जो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और ना ही उसके मन में भागने का कोई इरादा था। उसे इस दुनिया के बारे में सब कुछ पहले से पता था और उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो जरूर बचेगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो एक रिग्रेसर है। वो पहले ये सब कुछ झेल चुका है और इस बार उसका इरादा है पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनने का। अब तुम सोच रहे होगे ये दुनिया है कैसी और ये सब शुरू कैसे हुआ? तो सुनो, एक दिन एक ईविल गॉड बोर हो गया। उसने एक नई दुनिया बनाई और उसका नाम रखा अबिस। उसने हर मौजूद दुनिया से तरह तरह के मॉन्स्टर्स और क्रीचर्स वहां इकट्ठा कर दिए और आखिर में ह्यूमंस को भी भेज दिया। बचने का सिर्फ एक रास्ता था, फाइनल बॉस को हराना, एक ड्रैगन को। लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। कांग हांसू सबसे ताकतवर था और वह उस आखिरी स्क्वाड का हिस्सा था जिसने ड्रैगन को हराने की कोशिश की थी। उसकी खास एबिलिटी ये थी, बाकियों के पास हजारों स्किल्स थीं, लेकिन उसके पास सिर्फ 7। पर फर्क ये था, वो उन 7 स्किल्स को एंडलेसली अपग्रेड कर सकता था और यही वजह थी कि वो सबसे ताकतवर बना। लेकिन इसके बावजूद हांसू और उसकी स्क्वाड ड्रैगन को हरा नहीं पाई। ये समझकर कि अब हार तय है, उनकी टीम का मैजिशियन एक लास्ट रिसॉर्ट इस्तेमाल करता है, स्पेस एंड टाइम का क्रिस्टल। और उसी क्रिस्टल की मदद से हमारा हीरो कांग हांसू भेज दिया गया अतीत में। अब सवाल यह है, क्या इस बार कांग हांसू सब कुछ बदल पाएगा? उसके दिमाग में यह बात चल रही है कि 5 साल बाद एबिस का दरवाजा दोबारा खुलेगा। मतलब उसके पास अब कम से कम 5 साल है ताकि वो फिर से स्ट्रांग बन सके। लेकिन तभी उसे यह भी एहसास होता है कि उसके सारे स्किल्स और सारी स्ट्रेंथ्स अब गायब हो चुकी हैं। उसे याद आता है इसी टाइम पर कुछ हुआ था और तभी एक छोटा सा मॉन्स्टर सामने आता है जो खुद को फेरी कहता है और बोलता है कि वो एक असिस्टेंट फेरी है जो सबको कुछ जरूरी बात बताने आया है। वो सबको ध्यान से सुनने को कहता है, जबकि हांसू सोचता है ये साले फेरीज तो हमेशा लोगों को आपस में लड़वाते हैं। असिस्टेंट फेरी फिर सबका वेलकम करता है दूसरी दुनिया में और कहता है कि अब वो सबको देगा एक सरप्राइज चांस। लेकिन लोग उसकी बात सुने बिना ही चिल्लाने लगते हैं, दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज होती ही नहीं, ऐसी बकवास बंद कर। लेकिन अब फेरी एक अलग टोन में बोलता है और फिर से सबको ध्यान से सुनने को कहता है। वो सवाल करता है, क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जहां कोई कानून नहीं, कोई ऑर्डर नहीं, ना ही कोई मॉरल्स या एथिक्स? वो कहता है कि दूसरी दुनिया में यहां तक कि शारीरिक सीमाएं भी खत्म हो जाएंगी। इस दुनिया में लोग बिल्कुल मूवीज के हीरो की तरह बहुत आसानी से अपनी पावर्स ग्रो कर सकेंगे। फेरी पूछता है, क्या यह अच्छी बात नहीं कि वो दुनिया जिसका तुमने हमेशा सपना देखा सिर्फ उंगली के एक क्लिक से हकीकत बन जाएगी? और फिर वो अपनी उंगली क्लिक करता है और एक आदमी की मौत हो जाती है सबके सामने। लोग डर से कांप उठते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। हर कोई चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। असिस्टेंट फेरी कहता है, मुझे शोर बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर पूछता है, क्या तुम सब जिंदा रहना चाहते हो? तो फिर मेरी हर बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। अब कोई चारा ना देखकर पूरा क्राउड शांत हो जाता है। फिर वो सबको एक चीज दिखाता है, रून, और बताता है कि इसे जिंदा चीजों को मारकर पाया जा सकता है। वो कहता है 7 तरह के रून होंगे जो रैंडमली प्रकट होंगे और इन्हीं रून की मदद से तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा पाओगे। फिर वो पूछता है, क्या कोई है जो इसे लेना चाहता है? लोग अब भी चुपचाप देख रहे होते हैं। तभी एक हाथ ऊपर उठता है, कांग हांसू। उसने वो रून लेने का फैसला कर लिया है। फेरी उसकी तरफ आता है और कहता है, अपने हाथ दिखाओ। फिर वो उसे बताता है, ये रून साइंटिफिक लॉज को ट्विस्ट कर देते हैं। उदाहरण देते हुए वो बोलता है, तुम्हारे मसल्स की लिमिट थी 117.1 किलो, लेकिन वक्त के साथ ये बढ़कर 122.3 किलो तक जा सकती है। फेरी बहुत जोश में उसे सब कुछ समझा रहा था, लेकिन जब वो हांसू का ठंडा रिएक्शन देखता है तो सोचने लगता है शायद कुछ गड़बड़ है। लेकिन फिर भी वो बस इतना कहता है, हर इंसान पर रून का असर अलग अलग होता है, और फिर उड़ जाता है। जाते जाते वो कहता है, इन रून में ऐसी पावर्स हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
फिर वो कहता है, चाहे तुम्हें कोई भी एबिलिटी रन मिले, वो कभी भी बेकार नहीं होगा। वो सबको एडवाइस देता है, अगर जिंदा रहना है तो ज्यादा से ज्यादा रून्स इकट्ठा करो। इतना सुनते ही लोग टूट पड़ते हैं, जितना हो सके रून्स लेने के लिए। लेकिन जब लोग रून लेने ही वाले होते हैं तो वो बोलता है, पहले वाले इंसान की रिएक्शन से देखकर लगता नहीं कि तुम लोगों को ये रून चाहिए भी। फिर वो बताता है, अगर तुम अपने दाहिने कान को छुओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितने रून्स हैं। मॉन्स्टर फिर कहता है, ज्यादातर इंसानों को 10 रून्स की जरूरत होती है। हांसू सोच रहा है, इस रून के बाद मेरी पावर 1 हो गई है। अगर और रून मिल जाएं तो मैं अपनी माना और मैजिक पावर्स भी बढ़ा सकता हूं। मॉन्स्टर फिर कहता है, रून पाने के लिए एक ही जरूरी काम है, किसी भी लिविंग क्रीचर को मारना। तुम क्या शिकार कर रहे हो ये मायने नहीं रखता, बस जिंदा चीज को मारना जरूरी है। फिर वो सबको हथियार देता है और कहता है, अपना पुराना सब कुछ भूल जाओ और अब अपनी नई जिंदगी को जीना शुरू करो। इसके बाद वो बोलता है, अब मैं तुम लोगों को इसका ट्यूटोरियल दूंगा। और जैसे ही सब मुड़ते हैं, वो देखते हैं सामने से एक झुंड भर भर के मॉन्स्टर्स आ रहा है। अब सारे मॉन्स्टर्स इंसानों की तरफ घूर रहे हैं। लोग सोचने लगते हैं, अब हमारे साथ क्या होने वाला है। तभी एक लड़की बोलती है, पैनिक मत करो, बिना सोचे कोई कदम मत उठाना। वो सबको काल्मली पीछे हटने के लिए कहती है। अब लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और हांसू उन्हें गौर से देख रहा होता है। लेकिन तभी सबको कुछ गड़बड़ लगती है और अचानक सारे लोग एक मैजिकल बैरियर के अंदर फंस जाते हैं। पूरी भीड़ गिड़गिड़ा रही है, हमें बाहर निकालो। लेकिन उसी वक्त बैरियर की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। दूसरी तरफ मॉन्स्टर्स भी उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी एक आदमी उस बैरियर में एक दरवाजा देखता है और उसमें से निकल जाता है। उस दरवाजे पर एक नंबर चमकता है, 49। अब सबको ये एहसास होता है कि उस दरवाजे से सिर्फ 50 लोग ही निकल सकते हैं। अब लोग उस दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं क्योंकि सबको अपनी जान बचानी है। लेकिन हांसू वो चुपचाप खड़ा होता है और सोचता है, कितने बेकार हैं ये लोग। क्योंकि उसे पता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए 100 लोगों को एक साथ जाना होता है। उसे याद आता है कि जब वो पहले यहां था तब 40 लोग मर गए थे और जो दरवाजे से नहीं निकल पाए थे उनमें से सिर्फ 10 ही जिंदा बचे थे। अब वो सोचता है, इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस बार मुझे सब कुछ पता है और मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। अब वो आगे बढ़ता है एरिया क्लियर करने के लिए, ताकि वो अगले स्टेज में जा सके। तभी एक मॉन्स्टर एक आदमी को मारने आता है, लेकिन हांसू आगे बढ़ता है और उस मॉन्स्टर को मारकर उसकी जान बचा लेता है। अब वो एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है और सोचता है, ये सब करना थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये शरीर 10 साल पुराना है। फिर वो देखता है उसकी स्ट्रेंथ और डेक्सटेरिटी 0.1 से बढ़ गई है। ये सिर्फ उसकी स्पीड ही नहीं, बल्कि उसकी रिएक्शन स्पीड को भी बढ़ा देता है, जिसका मतलब है जिसकी डेक्सटेरिटी ज्यादा होगी वो बाकी लोगों से ज्यादा तेजी से वही काम कर सकेगा। फिर वो और भी मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है, लेकिन अब मॉन्स्टर्स का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा होता है, खासकर खून देखकर। उसे समझ में आ जाता है, इन मॉन्स्टर्स को खून से डर लगता है। वो लड़ाई करता जाता है और एक एक करके सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। उधर लोग हैरान हो रहे होते हैं कि एक लड़का अकेला सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा है। उधर फिर से एक झुंड भर भर के मॉन्स्टर्स लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन अब लोग भी उनसे लड़ने लगते हैं। हांसू सोचता है, मुझे अभी चीजों को रश नहीं करना था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन बेकार चीजों में फंसा रहूं। उसे याद आता है कि इस जगह में भी बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो पूरी दुनिया से आए थे, इतने ज्यादा कि गिनती में नहीं आ सकते। वो बताते हैं कि पहले साल में, यानी शुरू के 3 महीने, सब लोग एक प्रोटेक्टेड एरिया में रहेंगे और उसके बाद उन्हें इस सुरक्षा वाले इलाके से बाहर फेंक दिया जाएगा, सीधे असली मॉन्स्टर वर्ल्ड में, जहां उन्हें अपनी जान बचाने के लिए लड़ना होगा। अब जब हांसू रून लेता है, वो कहता है, जो भी हो, यही मौका है ताकतवर बनने का। अब वो केलियन को धन्यवाद दे रहा होता है कि उसने सही फैसला लिया और उसे इस समय पर भेजा। अब लड़ाई खत्म हो चुकी है, बहुत सारे मॉन्स्टर्स मरे, यहां तक कि कुछ इंसान भी मारे गए। हांसू अब अपनी पीठ लोगों की तरफ करके खड़ा है, जबकि बाकी सब लोग हैरान हैं कि ये लड़का अकेले सारे मॉन्स्टर्स को मार गया। अब असिस्टेंट फेरी बोल रहा होता है, तुम लोगों ने काफी अच्छा लड़ा, और क्योंकि बहुत सारे ह्यूमंस भी मरे, तो अब प्रतिभागियों की संख्या भी काफी कम हो गई है। वो कहता है, अब तुम लोग समझ गए हो कि यहां कैसे जिंदा रहना है, इसलिए मैं अब दीवार हटा रहा हूं। बस लड़ते रहो ताकि जिंदा रह सको। फिर वो उड़ जाता है और लोग उस पर चिल्लाते रह जाते हैं। अब हांसू अपनी स्ट्रेंथ देखता है और सोचता है, काफी अच्छी है,
उसे एक तलवार भी मिली है जो कोर्टशिप का सिंबल है, और वो उसके लिए काफी यूजफुल साबित हो रही है। अब वो आगे बढ़ने लगता है ताकि और भी बेहतर तरीका ढूंढ सके ताकतवर बनने का। अब वो सोचता है एरीज, कीलियन और कैंग के बारे में। फिर उसे याद आता है एक लड़का हिडन डंजन्स की बात कर रहा था। हांसू उससे पूछता है, ये हिडन डंजन्स क्या होते हैं? वो बताता है, ये ट्यूटोरियल एरिया के अंदर ही छिपे होते हैं। हांसू पूछता है, क्या डंजन ही सबसे मुश्किल हिस्सा था? लेकिन वो लड़का कहता है, अभी तक तो किसी को इसका जवाब ही नहीं मिला। अब दोनों बैठकर शांतिपूर्वक कुछ पी रहे होते हैं और अपने अनुभव शेयर कर रहे होते हैं। वो आदमी फिर कहता है, काश मैं वापस जा पाता तो जरूर उस डंजन को क्लियर कर लेता और हांसू को भी हरा देता। वो बताता है कि वो डंजन दिखने में जितना मुश्किल लगता है, हकीकत में उससे कहीं ज्यादा कठिन है, लेकिन अगर कोई उसे पूरा कर दे तो उसे एक बहुत बड़ा इनाम भी मिलता है। वो आदमी हांसू से पूछता है, तुझे नहीं जानना कि आखिर में क्या होने वाला है? लेकिन हांसू कहता है, मैं पहले ही अपना लक्ष्य तय कर चुका हूं। वो खड़ा होता है और कहता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ट्यूटोरियल का पहला स्टेज है जहां 100 लोग मिलकर एक टीम बनाते हैं और शिकार करते हैं। ये शिकार हर हफ्ते एक बार पूरे 3 महीनों तक चलता है, और जब सेकंड स्टेज पूरा होता है तो सेफ जोन रिलीज कर दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है कि सारे स्टेजेस क्लियर किए जाएं। स्टेज एक में 2 पीसेस छुपे हुए हैं और हिडन डंजन तक पहुंचने के लिए ये दोनों पीसेस बेहद जरूरी हैं। अब हांसू सोचने लगता है, आखिर ये दोनों पीसेस कहां हो सकते हैं? लेकिन पीछे से भीड़ उसे आवाज लगाती है, चलो हांसू, हमारे साथ आओ। अब पूरी भीड़ में बहस छिड़ जाती है। कोई डर रहा है तो कोई तय नहीं कर पा रहा कि आगे क्या करें। और इधर हांसू अब भी उन हिडन पीसेस के बारे में सोच रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, हांसू। वो मुड़कर देखता है, 2 लड़के उसकी तरफ भागते हुए आ रहे होते हैं। वो हैरान होकर सोचता है, ये मुझे कैसे जानते हैं? और पूछ भी लेता है, तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? तभी एक लड़का बोल पड़ता है, तू पागल हो गया है क्या? हम सब एक साथ ही तो यहां आए थे। अब हांसू को याद आता है, ये उसके कॉलेज के दोस्त हैं जो उसके साथ सफर कर रहे थे लेकिन मर चुके थे। हांसू उन्हें भूल चुका था। अब भीड़ में एक आदमी एक लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की भागकर हांसू के पास आती है और धीरे से कहती है, प्लीज मुझे बचा लो। अब वो विलेन और उसके साथी हांसू से लड़ने की सोचते हैं, क्योंकि वो अकेला है और थका हुआ भी। वो बार बार उसे उकसाते हैं, जिससे हांसू का गुस्सा फट पड़ता है। अब वो भी लड़ने को तैयार है। अब वो सीधे विलेन के पास जाता है लड़ाई शुरू करने के लिए, लेकिन तभी एक आदमी आता है, शायद उनका बॉस, और कहता है, लड़ाई मत करो। फिर वो हांसू को सलाह देता है, हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन हांसू उसकी आंखों में देखकर सोचता है, ये भी उन्हीं में से एक है जो दुनिया को बर्बाद करने वाले हैं। उसे याद आता है, एरिस ने कहा था, उन तिलचट्टों को मार देना जो इस दुनिया की तबाही में हिस्सा लेंगे। वो एरिस की हर बात याद रखे हुए है और उसी रास्ते पर चल रहा है। अब वो कहता है, एरिस तो सच में कई आंखें बचा रहा है। फिर वो बोलता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इन सबसे लड़ूं, और वहां से चला जाता है। वो विलेन का बॉस अब अपने आदमियों से कहता है, इस लड़के को छोड़ दो। हमारी पहली प्राथमिकता इस जगह को नियंत्रित रखना है, क्योंकि हमें फिर से मॉन्स्टर्स का सामना करना है। अब वो बॉस अपने आदमी सुनुंगहू से कहता है, रूल्स का फायदा उठाना होगा। दूसरी तरफ हांसू और उसके बाकी साथी अब आगे बढ़ रहे होते हैं। यहां हांसू का दोस्त उससे पूछता है, तू Here, इतना अजीब क्यों Hansu's बिहेव कर friend रहा है, asks और him क्यों why बोला he कि is तुझे याद ही acting नहीं so हम कौन हैं? strange and लेकिन why he हमारा denied प्रोटैगनिस्ट बस इतना remembering बोलता है, them. But our शायद मुझे मेमोरी लॉस protagonist हो गया है। simply अब says बाकी that लोग he is पूछते हैं, having हम memory कहाँ जा रहे हैं? loss. Other थोड़ी देर people are बाद asking सब लोग about एक their सबवे स्टेशन के सामने destination खड़े now. होते हैं जहां After हिडन a पीस छिपा while, है। they are in वो स्टेशन है गैंगनम स्टेशन। अब सब खड़े हैं गैंगनम स्टेशन के सामने। लड़कियां पूछती हैं, हम यहाँ इस स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? हांसू सोचता है, अगर एरीज ने उससे वो बात ना कही होती तो शायद वो अब तक अकेले ही भटक रहा होता, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। वो कहता है, मुझे लग रहा है कि हिडन पीस शायद यहीं कहीं है, और शायद मेमोरी लॉस के बाद मुझे कुछ पावर्स भी मिल गई हों। सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन हंसू बोलता है, हम सब एक फेरी तक देख चुके हैं, तो पावर्स मिलना भी मुमकिन है। भीड़ में एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, क्या हम जानते भी हैं कि वो भरोसेमंद है या नहीं? हमें इसके साथ जाना चाहिए या नहीं? लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है, मैं हर किसी की पर्सनल चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूं। अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ, तुम्हारी मर्जी। वहीं हांसू का एक दोस्त बड़बड़ा रहा है,
मुझे इस लड़के से नफरत है, हमेशा ऐसे एक्ट करता है जैसे ये अकेला ही हीरो है। अब सब स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। हंसू का एक और दोस्त पूछता है, क्या ये हमारे लिए सेफ है? हंसू जवाब देता है, हम बस यहाँ के कुछ रेजिडेंट से मिलने जा रहे हैं। क्लासमेट्स हैरान हैं, ऐसे गंदे और उजड़े से स्टेशन में कौन रहता होगा? हंसू को क्या कोई जानने वाला भी यहां रहता है? तभी हंसू सबको रुकने को कहता है और अपनी ब्लेड निकाल लेता है। वो अचानक अपने दोस्त के ठीक सामने जमीन में कुछ घोंपता है और उसका दोस्त डर के मारे पीछे गिर जाता है। हंसू बोलता है, ये ग्रीन वर्म्स हैं, ये जमीन में वाइब्रेशंस महसूस करके बाहर निकलते हैं। डंजन ने इन्हें इस स्टेशन में भेजा है। उन्हें सनलाइट से नफरत है, इसलिए अंधेरे में ही छिपे रहते हैं। इनका काटना किसी भी जिंदा चीज की चमड़ी तक चीर सकता है, इसलिए इनसे दूर रहना ही बेहतर है। अब वो सबको दिखाता है कि इन्हें मारते कैसे हैं। वो अपने ब्लेड से क्रीचर के शरीर को चीर देता है और वो मर जाता है। अब बाकी सब भी वही करने लगते हैं। हंसू के साथ आए 4 लोग अब तक ठीक ठाक लड़ रहे हैं। तो हंसू सोचता है, ये 4 लोग तो फिलहाल तो काम के लग रहे हैं, लेकिन 5वां बंदा बस खड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा। हंसू उसे देखता है और बोलता है, अगर मार नहीं सकते तो बस अनब्रोकन मार्बल स्लैब्स पर चलो, जहां भी क्रैक दिखे वहीं अपना ब्लेड घुसेड़ देना। वहीं 2 लड़कियां कॉन्फिडेंटली इन क्रीचर्स को मार रही हैं, पर 5वां बंदा अब भी डरा हुआ है, लेकिन खुद को मोटिवेट कर रहा है। मैं कर सकता हूं, मुझे करना होगा। इन्हीं सोचों में खोया था, तभी एक मॉन्स्टर उस पर झपटता है, लेकिन तभी हांसू सामने आ जाता है और एक ही वार में उस मॉन्स्टर को काट डालता है। वो लड़का बोलता है, थैंक यू, जान बचा ली तूने। लेकिन हंसू सोच रहा होता है, इस लड़के को अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही कमजोर है और मेरे लिए बोझ बन जाएगा। तभी एक क्लासमेट पूछता है, तू हर बार पहले से कैसे जान लेता है कि आगे क्या होगा? हंसू बस मुस्कुराता है, ये मेरी सुपर पावर है। फिर वो सबको कहता है, चलो क्रीचर्स को मारना बंद मत करो। अब हंसू रून्स उठाने लगता है और बाकी सब लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। हंसू पूछता है, तुम लोग रून्स क्यों नहीं उठा रहे? एक लड़की बोलती है, हम सारे रून्स तुम्हें देना चाहते हैं ताकि तुम और पावरफुल बनो, जैसे गेम्स में होता है। फिर तुम आगे चलकर हमें बचा सको। लेकिन हांसू कहता है, अगर तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना है तो कम से कम बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। जो लोग एबिस में सालों तक जिंदा रहे, उन्होंने ये रूल्स को एग्जिस्टेंस के लिए बनाए थे। वो सोचता है, जब लोग लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में होते हैं तो सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों से रिश्ते बनाते हैं, लेकिन वो जल्दी ही टूट जाते हैं। इस दुनिया की सच्चाई बहुत कड़वी है और ये सब जल्द ही समझने वाले हैं। हांसू कहता है, हर किसी को खुद पर निर्भर रहना होगा। अगर कोई बेकार है तो बाकी लोग उसे छोड़ देते हैं। ये सबसे बेसिक रूल है। अब सब रून्स उठाने लगते हैं और हांसू सोचता है, आने वाले वक्त में यही लोग इन रून्स के लिए कुत्तों की तरह लड़ेंगे। तभी एक लड़का एक अजीब सा रूने देखता है जिसमें हल्की सी पर्पल लाइट चमक रही है। ये रूने हैं एक्रोल ट्रोल ट्राइब की एसेंस। हांसू का वही बुली क्लासमेट उसे उठा लेता है और सोचता है, अगर मैं इसे अब्सॉर्ब कर पाया तो शायद मुझे भी सुपर पावर्स मिल जाएं। वो हांसू से पूछता है, मैंने इसे सबसे पहले पाया है, क्या मैं इसे रख सकता हूं? और हांसू अपने ही बनाए रूल को मानते हुए कहता है, हां, जिसने पाया वही रखेगा। ये रून देता है डिफेंस, स्किल और रिजेनरेशन पावर्स। हर रॉन की एबिलिटी उसके रैंक से डिसाइड होती है और जिनके पास हाई मैजिक होती है वो ऐसे 100 से भी ज्यादा रून्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो आरेज और बाकी साथियों के बारे में सोच रहा है। उसे याद आता है कि कीलियन के पास खुद के लगभग 1000 रून्स हैं, लेकिन हांसू अलग है। उसका रून लिमिट सिर्फ 7 है। वो दूसरों से अलग है, उसे सिर्फ 7 रून्स लेने की अनुमति है। जब एरिस को यह पता चला तो वो इस बात से बहुत निराश हुई। अगर उन्हें यह पहले से पता होता तो वो उसे और ताकतवर स्किल सिखाने में मदद कर सकते थे, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट बाकियों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसकी ताकत के कारण उसकी लिमिटेड स्किल्स बार बार इवॉल्व होती रहीं। उसे याद है कि उसकी एबिलिटी एसेंस ऑफ डोरो लिजर्ड, जो पहले सिर्फ फास्ट रिजेनरेशन देती थी, बाद में इतनी ताकतवर बन गई कि वो कैंग टे की इमॉर्टल आर्ट्स को टक्कर देने लगी। इसी एबिलिटी के कारण एरिस ने उसे 7 स्टार्स का नाम दिया था और यही एबिलिटी उसकी वजह बनी कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सका। उन्होंने उसे इसलिए वापस भेजा क्योंकि उन्हें उस पर भरोसा है। अब वो उसे निराश नहीं कर सकता। अब उसे सिर्फ सबसे ताकतवर 7 स्किल्स सीखने के बारे में सोचना है। उसे लग रहा है कि शायद वो ट्यूटोरियल जोन छोड़ने से पहले ही और ज्यादा ताकतवर बन जाएगा। दूसरी ओर
जिन को फिजिकल रेजिस्टेंस स्टेट मिलती है एक्रुअल ट्रोल ट्रिब्स एसेंस की वजह से। जिन सोच रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो जल्दी ही हांसू को पकड़ लेगा। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, जिन अपना हाथ हांसू के कंधे पर रखता है और पीछे देखते हुए कहता है, सबसे ताकतवर को आगे चलना चाहिए क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ झटक देता है। अब वो स्टेशन के और नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। लड़की पूछती है, हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? हंसू जवाब देता है, हमें सबवे लेनी है। सब हैरान होकर पूछते हैं, यहां सबवे हैं भी कैसे? उसे वो लड़का याद आता है जिससे वो यहां आने से पहले मिला था। उसने बताया था कि स्टेशन के तीसरे फ्लोर पर सीढ़ियों के पास वाले पोर्टल से होकर अगर वो किसी तरह उस ट्रेन में चढ़ जाए तो उसे वो हिडन पीस मिल सकता है। लेकिन एक ही दिक्कत है, उस ट्रेन को पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हांसू ठान चुका है कि वो उस हिडन पीस को हासिल करके रहेगा। अब सब पोर्टल के सामने खड़े हैं। लड़की कहती है, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है और ये कितना सुरक्षित है। हांसू कहता है, जो जाना नहीं चाहता जा सकता है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जैसे ही जिन कहता है कि वो अंदर जाएगा, लड़कियां ही गुस्से में आ जाती हैं और चलने को तैयार हो जाती हैं। वो कपल कहता है कि वो बाहर रुकेगा और वर्म्स का शिकार करेगा। लेकिन फिर कोई और कहता है, मैं भी अंदर जाऊंगा। वो वही डरपोक लड़का है। जिन उस पर हंसता है। कुछ मिनट पहले तू डर के मारे कांप रहा था और अब बहादुरी दिखा रहा है। लड़का जवाब देता है, तुझसे मतलब नहीं, मैं क्या करूं? अब दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। हांसू उन्हें रोकता है, अब बकवास बंद करो, और आगे बढ़ जाता है। मिही और वो दूसरा लड़का भी हंसू के पीछे चल पड़ते हैं। जिन अभी भी वहीं खड़ा है। वो गुस्से में है क्योंकि हंसू और दूसरे लड़के ने उसे मिही के सामने इंसल्ट किया। अब वो सब पोर्टल पार करते हैं और अब वो कन्वीनियंस स्टोर के सामने खड़े हैं।